Hello everyone, welcome to my YouTube channel साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जाता है, क्यों कंजर्व किया जाता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस हम आज इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, यू नो, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट and using the land for other purpose is called deforestation. ह्यूमन बीइंग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को कटिंग करता है और उस लैंड में अपना कोई भी नया कारोबार या काम शुरू करता है। अपने बेनिफिट के लिए वो नेचर में जो फॉरेस्ट है उसको डिफॉरेस्ट करता है, कटिंग करता है। इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओके, द causes for deforestation are procuring land for cultivation. ओके, कल्टीवेशन के लिए लैंड को क्या करना, डिफिकल्टी से उसको परक्यू करना, मतलब उसको कल्टीवेशन के योग्य बनाना। ओके, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, यूजिंग वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन करेगा तो क्या होगा, परक्यूरिंग लैंड को कल्टीवेट करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, हाउसेज, फैक्ट्रीज, एंड यूजिंग वुड, वुड का यूज़ करेगा किसके लिए, फ्यूल के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। ओके, द नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। जो ये फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, मीन से फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं, तो उसका जो नेचुरल कारण है वो है फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा परिणाम, इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। हमारा जो अर्थ है उसका पॉल्यूशन लेवल और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा तो वेरियस एयर मीन्स वेरियस लंग्स प्रॉब्लम्स आएंगी ह्यूमन बींग्स में। ओके, बिकॉज जो हमारा लंग्स है वो ऑक्सीजन इनहेल करता है एंड CO2 को रिलीज करता है। ओके, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इसकी हम बात कर रहे थे, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोब में बढ़ेगा, जिसको कहेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जब हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो बड़े बड़े हिमशिखर हैं, ओके, वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे, पिघल जाएंगे, जिससे क्या होगा, सी लेवल का जो वाटर लेवल है, सी लेवल है, वो इंक्रीज होने की संभावना होगी। वो उससे क्या होगा कि जो सी के नियर सिटीज हैं वो अफेक्टेड होंगे। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाएगा तो ग्राउंड लेवल का वाटर घट जाएगा। डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। ओके, इससे क्या होगा, नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। अगर फॉरेस्ट कटिंग होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो जो वाइल्ड लाइफ है वो सिटीज़, शहर की ओर, ओके, टाउन की ओर आना शुरू करेंगी, और क्या होगा, उनकी जो जनरेशन है वो सरवाइव करने में डिफ़िकल्टीज महसूस करेगी, जिससे क्या होगा, नेचर डिस्टर्ब होगा, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाएगा। डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट, ड्रॉट होने से रेनफॉल कम होगा, क्योंकि वाटर साइकिल नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू
डिजर्टिफिकेशन। ओके, सॉइल इरोजन होगा, मीन्स जब भी क्या होगा, रेन होगी तो सॉइल क्या होगा, बह जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट कटिंग, क्योंकि फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं उनकी रूट्स सॉइल को जकड़े रखती है, ठीक है। और अगर सॉइल में फॉरेस्ट नहीं होंगी, पूरा लैंड हो में कोई भी ट्रीज प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। डिक्रीज, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी उपजाऊपन। ओके, और फिर उससे क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन। ओके, तो जो लैंड है जिसमें सॉइल है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगा, मरुस्थल में। डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड्स। ओके, इससे क्या होगा, वाट जो सॉइल है उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स वे बहुत सारे सॉइल्स ऐसे होते हैं जो पानी को रोके रखते हैं, होल्ड के रखते हैं अपने आप, उनकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे क्या होगा, फ्लड, फ्लड की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्वेशन कैसे किया जाए, बहुत सारे उसके मेथड हैं, वेरियस मेथड्स। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व बाय सेटिंग अप एरिया like biosphere reserve, wildlife sanctuaries, and national park. You know, biosphere reserve a large area of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there. You know, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, एक बहुत बड़ी लार्ज एरिया होती है जिस उस लार्ज एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है और कंजर्वेशन कर दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी को, जो लिविंग बीइंग में वेराइटीज है। यू नो, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायो मीन्स लिविंग बीइंग्स, डाइवर्सिटी मीन्स उनमें जो वेराइटीज है, वेरिएशंस है अलग अलग टाइप की, ठीक है। तो वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। उसको कंजर्व करने के लिए लैंड के एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, बायो मीन्स बायो को, बायो के जो एरिया है, स्पेयर है, उसको रिजर्व करना। सेकंड है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क एन एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पर एनिमल्स अपना हैबिटेट में रहते हैं, मीन्स अपने आवास में रहते हैं। उस एरिया में ह्यूमन बींग्स का जाना, वहाँ पर कोई भी इंटरफेयर करना उन वाइल्ड लाइफ के बीच पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, उस एरिया को रिजर्व कर देते हैं, जिससे जो एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट में फ्रीली रहें, उनमें कोई भी डिस्टरबेंस ह्यूमन बींग्स इंटरफेयर नहीं करें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यू नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक ऐसी एरिया है वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस टू देम और देयर हैबिटेट। ओके, तो उनके हैबिटेट को या जहाँ वो रह रहे हैं उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसी एरिया एनिमल की उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग देयर। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन माइक्रो फाउंड इन एरिया। ओके, तो जो एरिया है, जो ग्लोब है अर्थ में, जो वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी वेराइटीज को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कंसिस्ट है किससे, नेशनल पार्क, जिसको कहते हैं हम सतपुड़ा नेशनल पार्क, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा आर द प्लांट्स
ओके, फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा में क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। फौना आर द एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। और फौना क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी कंसिस्ट ऑफ साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न एटसेट्रा। ये क्या है, फ्लोरा है और एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। फौना कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड डॉग, चीता, वोल्फ, लेपर्ड, ब्लू बॉल, बार्किंग डियर। नेक्स्ट, एंडेमिक स्पीसीज। Endemic species those species of plants and animals found only in a particular area and not found anywhere else। कहीं अदर जगह नहीं पाए जाते हैं, केवल किसी खास जगह पर ही, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे प्लांट में साल, वाइल्ड मैंगो, ये एंडेमिक फ्लोरा हो गए। ओके, बिन्सन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये एंडेमिक फोना हो गए। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एनिमल्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम देयर हैबिटेट। द किलिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किलिंग, कैप्चरिंग नहीं कर सकते एनिमल्स को, ये स्ट्रिक्टली बहुत टाइटली प्रोहिबिटेड होता है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व की जाती है। ठीक है, जैसे सैदपुरा नेशनल पार्क, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल डेंजर की ओर जाने वाले एनिमल, मतलब इंडेंजर्ड एनिमल मीन्स डेंजर की ओर, खतरे की ओर जाने वाले। खतरे की ओर जाने वाले मीन्स वो इस अर्थ से कहीं एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रहे हैं, विलुप्त तो नहीं हो रहे हैं, उन पर कोई खतरा तो नहीं है, उनके हैबिटेट में कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। यू नो, टाइगर इज वन ऑफ द मैनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिशिंग। ठीक है, तो टाइगर क्या है, एकमात्र ऐसा एनिमल है जो बहुत धीरे धीरे डिमिनिशिंग हो रहा था, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट किया गया। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको क्या किया जाए, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। डायनासोर हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। तो डायनासोर तो पहले से ही क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए रेड डेटा एक ऐसी बुक है, रेड क्या होता है, रेड किसके लिए सिंबल होता है, खतरे के लिए। ठीक है, तो डाटा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए की जो चीज़ें होती हैं डाटा कहलाती है बुक्स। मीन्स एक ऐसी बुक जिसमें डेंजर्ड और एक्सटिंक्ट मीन्स जो खतरे वाली चीज़ें हैं उनको स्टोर किया जाता है। मीन्स रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, जो तो खतरे के निशान पर हैं, इंडेंजर्ड हैं, उन एनिमल्स और प्लांट्स को रेड डेटा बुक में की रिकॉर्ड उनका स्टोर किया जाता है। इकोसिस्टम, यू नो अबाउट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स plants, animal, microorganisms living in an area along with non-living components like climate, water, soil, oxygen, carbon dioxide, temperature, light। ओके, तो दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो इकोसिस्टम कहलाता है। माइग्रेशन, यू नो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना हैबिटेट चेंज करती है। ठीक है, इज द मूवमेंट, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट, अपने ओन आवास से टू सम अदर हैबिटेट, अदर आवास पर, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज और फॉर ब्रीडिंग। ओके, तो जो एनिमल्स हैं वो अपने ओन हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, एक साल के अंतर्गत, क्लाइमेट चेंज के कारण और ब्रीडिंग। ओके, ब्रीडिंग के लिए मीन्स मेटिंग के लिए,
और जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है, इन दो फिनोमिनन के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, अपना हैबिटेट चेंज करते हैं, ओके, कुछ टाइम के लिए. मोस्टली बर्ड्स which fly very long distance to reach another land are called migratory birds. you know आप लोग देखते होंगे बहुत जगहों में, जैसे उत्तराखंड में हम देखते हैं कि जो कोसी बैराज है वहाँ पर, रामनगर में, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वेरियस बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं, एंड देन कुछ टाइम पीरियड बाद वो वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, ओके. तो वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आप को माइग्रेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं. नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. यू नो अबाउट 17th फुल ग्रो ट्री आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ton ऑफ पेपर. ठीक है, तो जो पेपर है उसको रिसाइकिल करना, अबाउट 5 to 7 टाइम्स को रिसाइकिल करना अपने यूज के लिए, और वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, और हमें रीयूज, दोबारा से यूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए. मीन्स जो पेपर है उनको हमें सीधे सीधे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके. हमें वी शुड सेव, ओके. जो पेपर है, पॉलीथीन है, उनके लिए 4R प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए, ठीक है. 4R प्रिंसिपल मीन्स रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिकवर, ओके. 4R प्रिंसिपल. तो इससे क्या होगा, जो ट्रीज हैं सेव होगी, एनर्जी सेव होगी, वाटर सेव होगा, केमिकल्स का यूज प्रॉपर तरीके से पेपर मेकिंग में होगा. नेक्स्ट, रीफॉरेस्टेशन. अब हम अगर फॉरेस्ट को कटिंग कर दिया, तो हम फॉरेस्ट को कट करने के बाद लैंड पर प्लांटेशन करते हैं. इन केस ऑफ एनी स्कूल, कॉलेज लाइफ, many students and teachers plantation in rainy season, okay. तो जिससे क्या होती है, लैंड में प्लांट ग्रो होती है, जिसको कहते हैं हम रिफॉरेस्टेशन. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्री एज वी कट, ओके. वी हैव ऑलरेडी caused a lot of damage to our forest. If you have to regain our green wealth, reforestation is the only option, ओके. अगर हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पर प्लांटेशन करते हैं, तो ये क्या है, हमारी ग्रीन वेल्थ के लिए हमारी एक बहुत बड़ा एकमात्र ऑप्शन है, रिफॉरेस्टेशन, ओके. आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट.